Hello, students. I welcome you again to this Google Classroom, and I hope you all are doing very well at home, staying safe, staying home. So, continuing from where we left in our previous lecture में हमने बात की बहुत ही कम ऑफ कोर्स बेसिक्स के बारे में, सेमीकंडक्टर्स के बारे में, और अब हम बात करेंगे जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है, दैट इज़ सेमीकंडक्टर लेज़र। जैसे कि हम करते आए हैं, किसी भी लेज़र के बारे में कोई स्पेसिफिक फीचर बताते आए हैं। सो सेमीकंडक्टर लेज़र्स के बारे में कहा जा सकता है कि दे आर वेरी कॉम्पैक्ट लेज़र्स। बहुत ज़्यादा इनका साइज़ जो है कम होता है। दे आर वेरी इजी टू हैंडल। और इनके जो इन्वेंटर्स हैं उनके बारे में किसी एक को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता, बिकॉज राउंड अबाउट इन 1962 जो सेमीकंडक्टर लेजर्स थे दैट वर डिज़ाइंड बाय 4 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, एंड ऑलमोस्ट टाइमिंग्स भी उनकी एक सी ही थी। सो टू नेम अ फ्यू ऑफ दोज पीपल आर बर्नार्ड, ड्यूराफोग, बजोव, क्रॉकहन एंड पपोव, एंड एज सच किसी को क्रेडिट नहीं जाता है इसके लिए। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, सेमीकंडक्टर लेज़र या किसी भी लेज़र के लिए 3 बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट्स, एक्टिव मीडियम, पंप एंड रेजोनेटर। सेमीकंडक्टर लेज़र्स के लिए एक्टिव मीडियम ऑब्वियसली इट्स अ सेमीकंडक्टर, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इसमें डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर यूज़ होंगे। इसमें इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स नहीं यूज़ होंगे। दे आर इनएफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ अ सेमीकंडक्टर लेज़र। और आगे बताऊंगी कि डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप से क्या मतलब है। एंड टू नेम अ फ्यू अमंग दीज direct band semiconductors, we have gallium arsenide, gallium phosphide, gallium nitride, indium phosphide, and gallium aluminium arsenide. There are so many semiconductors available with direct band gaps. और इसमें एक चीज़ और है कि जो सेमीकंडक्टर में लेज़र एक्शन होता है बेसिकली दैट इज़ इन द डिप्लीशन रीजन। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव रीजन। तो मीडियम, एक्टिव मीडियम को एक्टिव रीजन के साथ कंफ्यूज ना करें, बिकॉज हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लेज़र डिपेंड्स अपॉन दी कि आपने कौन सी स्टेट में मटेरियल उठाया है एक्टिव मीडियम के लिए। सो एक्टिव मीडियम सेमीकंडक्टर ही है, लेकिन सेमीकंडक्टर के बीच में कहाँ पे लेज़र एक्शन हो रहा है, दैट इज़ इन द एक्टिव रीजन विच इज़ डिप्लीशन रीजन। नेक्स्ट मूविंग ऑन फर्दर, दैट इज़ योर पंप। एंड इसमें हम फॉरवर्ड बायसिंग यूज़ करते हैं किसी भी पीएन जंक्शन के लिए, और किसी भी डायोड के लिए ऑब्वियसली पीएन जंक्शन ही होगा वो। देन नेक्स्ट वेरी क्रूशियल पार्ट इज़ रेजोनेटर, और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कोई एक्सटर्नल मिरर्स नहीं यूज़ होते हैं सेमीकंडक्टर लेज़र में। सेमीकंडक्टर लेज़र में एक स्पेशल टेक्निक यूज़ होती है जिससे कि क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर के एंड्स हैं उनको क्लीव किया जाता है, एंड दे एक्ट एज मिरर्स। क्लीविंग दैट इज़ नॉट कटिंग बेसिकली। क्लीविंग अगर मैं थोड़ा हिंट दे पाऊँ, क्योंकि प्रॉपरली नहीं बताया जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको प्रॉपर हैमर चाहिए उसको, और कोई क्रिस्टल चाहिए जिसको आप तोड़ के दिखा सकते हैं अलॉन्ग द प्लेन, तो वो क्लीविंग कैसे वो मिरर लाइक प्रॉपर्टी आती है। सो जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन अब आप देख पा रहे हैं कि ये मैंने 2 बुक्स अलाइन की हैं साइड बाय साइड। क्लीविंग इज़ नॉट कटिंग, इट इज़ समथिंग कि किसी प्लेन के अक्रॉस, क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन के अक्रॉस हैमर मारा जाता है सो दैट ये ऐसे प्लेन्स ऐसे अलग हो जाएं। देख रहे हैं आप, प्लेनर कटिंग है एक तरह से, प्लेन के अक्रॉस हैमर मारा है एंड दे डिसोसिएट, ये अलग हो गए हैं। और जो ये सरफेस बने हैं ये जो हैं दे एक्ट एज मिरर्स, इनकी रिफ्लेक्टिविटी होती है, इनमें शाइनिंग नेचर होता है इनका, मिरर लाइक प्रॉपर्टीज़ आती हैं इनमें। अगर आपके पास कोई क्रिस्टल अवेलेबल है तो आप कर भी सकते हैं ये ट्राई। प्लेन के क्रॉस कटिंग, कटिंग नहीं, दिस इज़ टर्म्ड एज क्लीविंग, और इट गिव्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मिरर। और जैसे गैलियम आर्सेनाइड अगर हम उठाएं तो क्या होगा कि गैलियम आर्सेनाइड में जब रे ट्रेवल करेगी, बताएंगे आगे कि कैसे आपको पता चलता है कि
रिफ्लेक्शन कितनी हो सकती है इस केस में जब आप क्लीविंग करते हैं, क्योंकि उस केस में तो जब हम दूसरे रेजोनेटर्स उठाते थे तो हमें पता था कि एक की 100% रिफ्लेक्टिविटी है, एक की 100 से थोड़ी कम है, राउंड अबाउट 90 में होती है उसकी रिफ्लेक्टिविटी। सो इस केस में आप भी रिफ्लेक्टिविटी पता कर सकते हैं कि अगर आपको पता हो कि आपका जो सेमीकंडक्टर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। और ऑब्वियस सी बात है कि रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम सेमीकंडक्टर टू आउटर मीडियम जो है जनरली एयर ही होता है, तो उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है कि दैट इज़ 1। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर में हमारे पास दो तरह की सेमीकंडक्टर लेज़र्स होती हैं। ऑफ कोर्स इनको लेज़र डायोड्स भी कहा जाता है, इंजेक्शन लेज़र्स भी कहा जाता है। और इसमें जो लेज़र्स में दो तरह की हैं, होमो जंक्शन एंड हेटेरो जंक्शन। होमो जंक्शन नाम से ही क्लियर है, जब दो तरह के जो आप पी और एन जब मिलाते हैं तब उनके बीच में जंक्शन बनता है। होमो जंक्शन में क्या है कि पी और एन दोनों सेम सेमीकंडक्टर पे ही हम डोपिंग करते हैं। उस टाइम जो हमारे पास सेमीकंडक्टर लेज़र बनती है दैट इज़ होमो जंक्शन लेज़र सेमीकंडक्टर लेज़र। और हेटेरो जंक्शन में क्या रहता है कि जो जंक्शन बनता है वो डिसिमिलर सेमीकंडक्टर्स के बीच में बनता है। जैसे कि अगर आप एक तरह का सेमीकंडक्टर उठा लें तो उसमें डोपिंग करते जाएं और बीच में जैसे यहाँ पी टाइप लेयर है उसी सेमीकंडक्टर की और यहाँ एन टाइप लेयर है सेमीकंडक्टर की उसी की, ये तो होमो जंक्शन था। लेकिन अगर बीच वाला रीजन जो है कोई और सेमीकंडक्टर बीच में रखा जाए तो ऑफ कोर्स दीज आर स्पेशल ग्रोइंग टेक्निक्स। रखा जाए इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा सच आप रख देंगे, वो चीज़ नहीं है। हाँ, स्पेशल ग्रोइंग टेक्निक्स हैं जिससे आप करते हैं ये सब कुछ। सो काइंड ऑफ क्या होगा कि जैसे कि आपने दो ब्रेड टोस्ट लिए हैं, उनके बीच में आपने कोई सैलड सैंडविच किया है, सो अब वो हेटेरो जंक्शन हो गया है। जो आपका ब्रेड टोस्ट है वो होमो जंक्शन का रोल कर रहा था, जब उसके बीच में कुछ नहीं था तो वो होमो जंक्शन था। लेकिन अब उसके बीच में आपने सैलड इंट्रोड्यूस कर दिया है। सो अगर उसके बीच में सैलड इंट्रोड्यूस हो गया है सो दैट इज़ काइंड ऑफ हेटेरो जंक्शन। यहाँ जहाँ टोस्ट और सैलड का कांटेक्ट है वो हेटेरो जंक्शन है, और इस तरफ भी जहाँ टोस्ट और सैलड का कांटेक्ट है वो भी हेटेरो जंक्शन है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड अब हम बात करेंगे डायरेक्ट बैंड गैप और होमो जंक्शन के बारे में। हेटेरो जंक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसको थोड़ा लेक्चर को छोटा ही रखते हैं। नेक्स्ट कम्स डायरेक्ट बैंड गैप। शायद मैंने आपको पहले भी जब पहले आपकी क्लासेस ली हैं तब भी बताया था। एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि क्या होता है। दिस इज़ योर ईके डायग्राम एनर्जी एंड वेव वेक्टर, और एनर्जी मोमेंटम डायग्राम भी बोलते हैं जैसे। तो अगर तो दो बैंड्स हैं, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ऑफ कोर्स उनके बीच में एक छोटा सा एनर्जी बैंड गैप है जो कि हम कहते हैं कि कम होगा तो सेमीकंडक्टर होगा। अगर तो टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड दे लाई एट द सेम वैल्यू ऑफ के, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। और इसमें फोटोन असिस्टेड ट्रांजिशंस होती हैं। फोटोन एब्जॉर्ब करके ऊपर ट्रांजिशन हो सकती है, और जब नीचे बैकवर्ड ट्रांजिशन होगी तो फोटोन एमिट हो सकता है। लेकिन इनडायरेक्ट बैंड गैप में क्या है कि जो मैक्सिमा है वैलेंस बैंड का और जो मिनिमा है कंडक्शन बैंड का, दे डोंट लाई एट द सेम वैल्यू ऑफ के। और इसमें जो है एक सेकंड फैक्टर होता है, ये फोनोन्स के थ्रू हो सकती हैं। यानी कि जो अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करनी है तो फर्स्ट इट हैज़ टू अंडरगो अ चेंज इन इट्स मोमेंटम, और जो फोनोन है दे आर द क्वांटा ऑफ लेटेस्ट वाइब्रेशंस। सो इस केस में जो है फोटोन एमिशंस आर नॉट पॉसिबल, इसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। सो दैट्स वाई ये इनएफिशिएंट हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ लेज़र्स। सो इस वजह से वी टेक direct band gap semiconductors for semiconductor lasers। और indirect band gaps में हमारे पास semiconductors हैं silicon and germanium। Now coming to homo junction laser diode। homo junction laser diode बात समझ गए होंगे आपके, एक ही तरह का सेमीकंडक्टर है और उसी में हमने पी टाइप डोपिंग करनी है और एन टाइप डोपिंग करनी है। सो
प्लस साइन दे डिनोट हैवीली डोप, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला कि इसमें डीजेनरेट सेमीकंडक्टर्स यूज़ करते हैं हम, यानी कि हैवी डोपिंग। सो जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड आपने लिया, गैलियम आर्सेनाइड सबस्ट्रेट में आपने एक बार हैवी डोपिंग की, पी टाइप बना, ट्राइवेलेंट डोपिंग की, पी टाइप बना, और देन पेंटावेलेंट डोपिंग हुई है, जिससे कि एन टाइप बना है सेमीकंडक्टर। अब क्या हो रहा है इसमें, जब ये डीजेनरेट बन गया है तो अब नेक्स्ट स्टेप है फॉरवर्ड बायसिंग। ऑफ कोर्स ये ऊपर के एंड्स जो हैं, ये आप देख रहे हैं, ये इस तरफ को बनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस फेस के साथ ही है, ये नीचे वाले फेस के साथ ही है इसका कनेक्शन। सो दिस इज़ यहाँ पे मेटालिक कॉन्टैक्ट्स होंगे ऑफ कोर्स, और आपने बायसिंग दे दी है, फॉरवर्ड बायसिंग है। नेक्स्ट थिंग, अब जो ये है डिप्लेशन रीजन, दिस इज़ योर डिप्लेशन रीजन, एंड इसमें ऑफ कोर्स जो सेमीकंडक्टर हैं इसकी डायमेंशंस रहती हैं कि इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी थिकनेस कितनी होगी, इसकी विड्थ कितनी होगी। जनरली लेंथ जो है 300 माइक्रोमीटर्स रहती है, जो विड्थ है दैट इज़ 200 माइक्रोमीटर्स, एंड थिकनेस इज़ 100 माइक्रोमीटर्स। जनरली जो ये डिज़ाइन होता है वाइडली यूज्ड लेसर्स का, सेमीकंडक्टर्स लेसर्स का। सो अब क्या है कि जब अब आपके इस डिप्लेशन रीजन में जो है रिकॉम्बिनेशंस होंगे, तो पहले आप इसको एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन्स को, दे आर ट्रांसफ़र टू कंडक्शन बैंड, फिर उसके बाद दे मेक ट्रांजिशंस टू वैलेंस बैंड, जहाँ पे वो कंबाइन करेंगे एंड रिकॉम्बिनेशंस होंगे होल्स के साथ, तो हमारे पास एनर्जी एमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। लेज़र अब आपके पास देख रहे हैं कि इस तरफ से भी आ सकती है और इस तरफ से भी आ सकती है, ये तो दो आपके मेटालिक कॉन्टैक्ट्स में गए। अब क्या करते हैं, मैंने जो बोला रेजोनेटर एक्शन करना है तो इन साइड्स की क्लीविंग की जाती है, ठीक है। जनरली जंक्शन के परपेंडिकुलर फेसेस पे ये क्लीविंग की जाती है। क्लीविंग की है तो ऑफ कोर्स ये मिरर टाइप प्रॉपर्टीज़ हैं, और क्योंकि अब क्या हो सकता है कि फोटॉन्स तो किसी भी तरफ किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में एमिट हो सकता है। सो अब क्या होगा कि अगर कोई फोटोन इस तरफ एमिट हुआ है, तो अगर ये भी क्लीव्ड हो गया तो इट विल स्टार्ट बैक एंड फोर्थ यहाँ से मूव करेगा, और अल्टीमेटली यहाँ से बाहर भी आ सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ से बाहर आए। सो क्या करते हैं कि इन दो फेसेस को, ये जो इस तरफ है और एक यहाँ है, इन दो फेसेस को जो है 100 कट एंड्स हैं ये, यानी कि इनको रफ़ किया जाता है सो दैट इनमें मिरर एक्शन ना आ पाए, मिरर लाइक प्रॉपर्टीज़ ना आ पाए, और इस तरफ जो फोटोन्स होंगे वो बैक एंड फोर्थ उनका फीडबैक नहीं होगा, और इनका होगा कि इस फेज़ और इस फेज़ में हमने क्लीविंग की है, और थोड़ी पॉलिशिंग का फ़र्क रहता है कि ये एक तरफ ज़्यादा रिफ्लेक्टिविटी होती है, एक तरफ थोड़ी कम रहती है। सो अल्टीमेटली इट विल लीव द सिस्टम। और जो इसमें अगर मैं कह रही हूँ कि ये लेट अस से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 3.6 है, और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एयर है ये, तो ये जो आपको पता है इंटरफेस है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो पाएगी। सो अब क्या होगा कि रिफ्लेक्टिविटी जो है पता करनी है कि कितनी है, तो उसके लिए यू कैन डिराइव दैट रिलेशन। अगर आपको याद हो कि हमने जब एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग्स और हाई रिफ्लेक्शन कोटिंग्स की थी, उसमें भी हमने रिफ्लेक्टिविटी निकाली थी कि दैट इज़ सिंपली अगर इसको मैं लेती हूँ N1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको N2 लेती हूँ, तो दैट इज़ सिंपली N1 माइनस N2 ओवर N1 प्लस N2 होल स्क्वायर। सो अगर ये 3.6 है और ये 1 है, तो आप वैल्यूज़ पुट करके देख लीजिए कि राउंड अबाउट 30% जो है रिफ्लेक्टिविटी आती है। तो कोई लॉस नहीं है हमारा अगर 30% ही रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, क्योंकि बाकी की सॉलिड स्टेट लेज़र्स और सेमीकंडक्टर लेज़र्स में फ़र्क है। बाकी की सॉलिड स्टेट लेज़र्स में क्या था कि आप जैसे रूबी क्रिस्टल था, तो उसमें आपने जो एल्युमिनियम ऑक्साइड था क्रिस्टल, उसमें एल्युमिनियम वाज कुछ जो एल्युमिनियम आयंस थे दे वर रिप्लेस्ड बाय क्रोमियम आयंस, और वो परसेंटेज आपको पता थी कि बहुत कम होती है, 0.03 to 0.05%। सो यानी कि सारी की सारी रॉड जो है थी उसमें, वो बल्क मटेरियल दैट वाज नॉट पार्टिसिपेटिंग, ओनली लेस देन 1% वाज एक्टिव मीडियम।
लेकिन इसमें क्या है, इसमें सारा बल्क ही आपका पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अगर 30% भी रिफ्लेक्ट बैक हो रही है तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द आउटपुट। इसमें एफिशिएंसी जो है बल्कि रिलेटिवली अच्छी आती है और लेज़र्स के कंपैरिजन में। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल लाइट है उसको ऑप्टिकल लाइट में कन्वर्ट करने की जो एफिशिएंसी है सेमीकंडक्टर लेज़र्स में काफ़ी अच्छी देखी गई है। एक दो लेज़र्स और हैं जिनकी अच्छी आती है, और सेमीकंडक्टर लेज़र्स की सॉलिड स्टेट लेज़र्स में बहुत ही अच्छी आती है एफिशिएंसी। सो क्या क्या किया हमने हमने अपर इनको मेटालिक एंड्स थे, ये जो है इनको कॉन्टैक्ट मेटालिक कॉन्टैक्ट्स हैं, ये इसको हमने फॉरवर्ड बाइसिंग लगाई और फॉरवर्ड बाइसिंग लगाई। देन इसके बाद दीज टू फेसेस जो हैं दे आर क्लीव्ड। क्लीविंग मैंने आपको कोशिश की है बताने की कि कैसे होती है। जब आप अलोंग द ब्रेक लगाते हैं अलोंग द क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन, ठीक है। सो उस टाइम शाइनिंग प्रॉपर्टीज़ आती हैं। सो नेक्स्ट थिंग कि यहाँ से हम नहीं जाते हैं लेज़र आए। सो इसको हमने क्या किया, सॉ कट सिंपल क्या है कि सॉ फेर दिया जाता है इसके फेसेस पे, और दैट मेक्स इट रफ। इस वजह से इस तरफ जो है फीडबैक नहीं आ पाएगा, आपकी लेज़र जो है इसी तरफ से आएगी, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर होमो जंक्शन लेज़र डायोड। बाकी एक्शन तो वैसे ही है कि कंडक्शन में अगर आपने एनर्जी दी है तो दे आर ट्रांसफर टू द कंडक्शन बैंड, अल्टीमेटली दे विल मेक ट्रांजिशन टू द वैलेंस बैंड, जहाँ पे दे विल combine with the holes and all that recombinations will occur, and recombinations will result in the emission of photons. So this is all about the homojunction laser diode, and we will continue with the heterojunction laser diode in our next lecture. Thank you very much for listening.